चलिए, तो ड्राफ्टिंग में अब हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 6 पे, दैट इज विल एंड गिव डिड। विल एंड गिव डिड क्लियर है जी। अब एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, तो विल एंड गिव डिड एक बार और, विल एंड गिव डिड एक बार और, विल एंड गिव डिड। अब देखो इस चैप्टर के अंदर ना दो चीजें हैं, एक तो विल के बारे में है एंड देन द सेकेंड इज अबाउट गिव डिड। एक तो विल डिड एंड द सेकेंड इज अबाउट गिव डिड। तो हम पहले एग्जैक्टली स्टार्ट करेंगे विल, और विल ख़त्म आज हम कर लेंगे, और अगली क्लास में फिर हम देखेंगे फैमिली सेटलमेंट डेट्स और जो गिफ्ट के बारे में है वो सब हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विल पढ़ना, क्या पढ़ना एग्जैक्टली? विल। जल्दी बताइए, विल का हिंदी क्या होता है एग्जैक्टली? वसीयत। विल का मतलब वसीयत। अब देखिए विल में जनरली होता क्या है, कोई भी पर्सन अगर उसको ऐसा लगता है कि उसकी कोई प्रॉपर्टी है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है, और वो चाहता है कि उसकी ये प्रॉपर्टी उसके मरने के बाद, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है आफ्टर डेथ, तो याद रखना विल एक ऐसा टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है जो इफेक्टिव होता है आफ्टर डेथ। जो इफेक्टिव कब होता है? आफ्टर डेथ। तो कोई भी पर्सन, उसकी इच्छा हुई कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी, मालूम चला इस आदमी को ट्रांसफ़र हो जाए, इस पर्सन को क्या हो जाए? ट्रांसफ़र हो जाए। तो वो अगर ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा जिसमें एक पर्सन बोलेगा कि मैं अपनी ये प्रॉपर्टी मेरे मरने के बाद मैं चाहता हूँ इस पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाए, तो इसी डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? वसीयत बोलते हैं, विल बोलते हैं। तो विल के अंदर क्या होता है एग्जैक्टली? विल के अंदर कोई भी आदमी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज या सारी प्रॉपर्टी वो ट्रांसफ़र करता है किसी और पर्सन को, लेकिन वो ट्रांसफ़र क्या ड्यूरिंग द लाइफ टाइम इफेक्टिव होगा या उसके मरने के बाद? उसके मरने के बाद। अगर उसके मरने के बाद इफेक्टिव होगा, इट मीन्स द डीड वॉज विल, द डीड वॉज विल। तो आइए देखते हैं विल के बारे में। तो विल इज अ लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ द टेस्टेटर। याद रखना, विल बनाने वाले को क्या बोलते हैं? टेस्टेटर, है ना। अच्छा, विल बनाने वाला जो टेस्टेटर है उसका इंटेंशन इज रिलेटिंग टू व्हाट? रिलेटिंग टू हिज प्रॉपर्टी। जो वो चाहता है कि उसका जो इंटेंशन क्या है कि वो चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी जाए आफ्टर हिज डेथ। और विल कहाँ से गवर्न होता है एग्जैक्टली? सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में विल का डेफिनेशन है। तो बताइए विल क्या है? तो विल एक लीगल डिक्लेरेशन है। अगर आप विल बना लेते हैं तो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो विल एक लीगल डिक्लेरेशन है जिसके थ्रू एक आदमी अपना इंटेंशन जाहिर करता है कि मेरे मरने के बाद मेरी ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इस ढंग से हो। इस्तेमाल इस ढंग से हो मतलब जैसे मेरी प्रॉपर्टी इस पर्सन को ट्रांसफ़र कर दी जाए, मेरी प्रॉपर्टी इसको गिफ्ट कर दी जाए, मेरी प्रॉपर्टी इन लोगों में बांट दी जाए, है ना। तो हाँ, लेकिन ये सब कब? मेरे मरने के बाद। तो कोई भी अगर इंसान अपने मरने के बाद के अपने प्रॉपर्टी के इस्तेमाल के बारे में कोई भी चीज़ लिखे तो दैट डॉक्यूमेंट, दैट इंस्ट्रूमेंट बिकम्स द विल। ठीक है जी। और विल कहाँ से चलता है एग्जैक्टली? इंडियन सक्सेशन एक्ट से चलता है। तो देखिए विल के अंदर वो चाहता है कि उसकी इच्छा को कब परफॉर्म की जाए? जब वो जिंदा है तब, या जब वो मर जाता है उसके मरने के बाद। जनरली लोग विल के थ्रू क्या करते हैं? अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं। क्या करते हैं एग्जैक्टली? प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं। और ट्रांसफ़र कब करते हैं? वो क्या चाहते हैं कि वो ट्रांसफ़र कब इफेक्टिव हो? उसके मरने के बाद, है ना। आइए एग्जीक्यूशन ऑफ ए विल। देखिए विल बनाने वाले को क्या कहते हैं हम? टेस्टेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टेटर। जिसके फेवर में विल बनता है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटर। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटर। जैसे मालूम चला राम ने विल लिखा, और राम ने विल में लिखा कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी श्याम को दे दी जाए। तो राम बिकम्स द टेस्टेटर एंड श्याम बिकम्स द एग्जीक्यूटर। क्लियर है? आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? चलिए और जल्दी बताइए विल का डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है भाई? तो विल का डेफिनेशन दिया हुआ है इंडियन सक्सेशन एक्ट में। ठीक है, एक एग्जैक्टली वर्ड होता है कॉडिसिल। क्या होता है एग्जैक्टली? कॉडिसिल। अब कॉडिसिल क्या होता है? बस कुछ नहीं है, विल को ही जब आप लिख देते हैं और जो विल का ऑपरेटिव पार्ट होता है जिसके अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं, तो दैट पार्ट बिकम्स द कॉडिसिल। आप जानते हैं जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं सबके अंदर नॉन ऑपरेटिव पार्ट, ऑपरेटिव पार्ट, फॉर्मल पार्ट होता है। जो ऑपरेटिव पार्ट है
वही सच पूछिए तो ट्रांजैक्शन को इफेक्टिव करता है। तो आप समझ जाओ विल का जो ऑपरेटिव पार्ट है वो कॉडिसिल है, जहाँ पे आप अपने इंटेंशन को क्लियरली लिखते हो कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इस ढंग से हो, मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफर कर दी जाए। ये वाली बात आप जहाँ लिखेंगे दैट पार्ट बिकम्स द कॉडिसिल, एंड कॉडिसिल इज ऑलवेज कंटेन्ड इन द विल का पार्ट ही तो है वो। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द टर्म कॉडिसिल का मतलब एक इंस्ट्रूमेंट जो किससे जुड़ा हुआ है, विल से जुड़ा हुआ है, और जिसके अंदर सारे के सारे टर्म्स कंडीशन एक्सप्लेनेशन ये सब लिखे रहते हैं, किसको लेके कि आप अपनी प्रॉपर्टी को कैसे डिस्पोज ऑफ करना चाह रहे हैं आफ्टर योर डेथ, है ना। एंड शैल बी डीम्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द विल। तो विल का एक तरीके का ये ऑपरेटिव पार्ट है। क्या है विल का ये ऑपरेटिव पार्ट। तो आप कह सकते हैं कॉडिसिल इज लाइक अ ऑपरेटिव पार्ट ऑफ अ विल, ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द विल। ये विल का एक तरीके से क्या है, ऑपरेटिव पार्ट है। लिख लीजिए। ठीक है जी। अब बात ये आती है कि विल कौन बना सकता है। तो देखो साफ साफ लिखा हुआ है एवरी पर्सन ऑफ साउंड माइंड। बस जैसे जैसे मैं टिक लगा रहा हूं आप टिक लगाते जाइएगा, ठीक है। बस वो माइनर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब 18 साल के बाद के जो लोग हैं और पर्सन ऑफ साउंड माइंड होने चाहिए, क्योंकि 18 साल के बाद के भी कुछ लोग ड्रंकर्ड हो सकते हैं, मेंटली इनकैपेबल हो सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि कम से कम 18 साल से ऊपर के होने चाहिए और आप पर्सन ऑफ साउंड माइंड होने चाहिए। तो आप चाहें तो आराम से विल के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, है ना। और ये इसलिए मैं बोलता हूँ सबसे जरूरी विल के लिए सबसे जरूरी है कि आपका याद रखिएगा स्टेट ऑफ माइंड हमेशा साउंड होना चाहिए, है ना। तो 18 साल के ऊपर ही आप साउंड माइंड के मतलब लीगली आप साउंड माइंड के माने जाते हैं कि आपके अंदर इतनी समझ है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। और 18 साल के बाद में भी चेक किया जाएगा कि आप मेंटली कैपेबल हैं या नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो देखा जाता है वो देखा जाता है साउंड माइंड। क्या देखा जाता है एग्जैक्टली, साउंड माइंड। अब आइए प्रोबेट। अब प्रोबेट कुछ नहीं है। अब देखो जरा ध्यान से, जब विल की कॉपी को आप सर्टिफाई करवा लोगे सरकारी ऑफिसर से, जैसे कोर्ट से सर्टिफाई करवा लिया, किससे सर्टिफाई करवा लिया, कोर्ट से करवा लिया, या मालूम चला जो है ना कोर्ट ऑफ ए कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन विद द ग्रांट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द स्टेट ऑफ टेस्टेटर, है ना। तो टेस्टेटर जैसे टेस्टेटर ने क्या लिखा, विल लिखा, अब मालूम चला वो एग्जैक्टली मर गया, तो जो एग्जीक्यूटर है वो क्या करेगा, विल की कॉपी लेके जाएगा कोर्ट में और कोर्ट से उसके ऊपर स्टैंप लगवा लेगा कि अब विल ये इफेक्टिव होगा, अब ये विल क्या होगा, इफेक्टिव होगा। तो वही विल की कॉपी जब कोर्ट के द्वारा सर्टिफाइड हो जाए, सर्टिफाइड एज टू बी अ ट्रू, हाँ कि नहीं सही में ये विल डुप्लीकेट नहीं है या फॉर्ज्ड विल नहीं है, विल इज सर्टिफाइड टू बी अ करेक्ट विल। तो करेक्टेड विल क्या मतलब, सर्टिफाइड विल क्या कहा जाता है, प्रोबेट, है ना। तो प्रोबेट इज इक्वल टू सर्टिफाइड विल, सर्टिफाइड विल। अच्छा सर्टिफाइड किसके तरफ से एग्जैक्टली, आपका कोर्ट के तरफ से। क्लियर है जी। तो इसका मतलब जब भी कोई भी आदमी मरा उसका विल निकाला गया और विल में जिसका भी नाम एग्जीक्यूटर में लिखा गया है, जब वो एग्जीक्यूटर उस विल की कॉपी को लेके कहाँ जाता है, कोर्ट में जाता है और कोर्ट से उसको सर्टिफाई करवाता है सो दैट कि उस विल के अंदर की जो प्रॉपर्टी है वो उसको ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाए, है ना। तो वो जो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द विल है उसी को क्या कहा जाता है, प्रोबेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोबेट। आइए अगला, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जनरली क्या होता है, जनरली अगर टेस्टेटर ने एग्जीक्यूटर नहीं बनाया, मालूम चला टेस्टेटर ने सीधा ये बोल दिया मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी गरीबों में बांट दी जाए। अब गरीबों में बांटा जाए तो गरीब में कौन बांटेगा, कोई तो होना चाहिए। या तो आपने एग्जीक्यूटर का नाम लिखा होता, लेकिन मालूम चला टेस्टेटर ने एग्जीक्यूटर का नाम नहीं लिखा, या जिस एग्जीक्यूटर का नाम लिखा गया वो मालूम चला काम करने से मना कर दिया, या मालूम चला जो एग्जीक्यूटर है वही मर गया, मतलब विल को इफेक्टिव होने से पहले वही मर गया। तो सब मिला के 3 सिचुएशन है। बोलो क्या क्या सिचुएशन है। मालूम चला टेस्टेटर ने किसको अपॉइंट नहीं किया, टेस्टेटर ने एग्जीक्यूटर को अपॉइंट ही नहीं किया था, या टेस्टेटर ने जिस एग्जीक्यूटर को अपॉइंट किया था बाद में वो एग्जीक्यूटर ने काम करने से मना कर दिया, या मालूम चला जो एग्जीक्यूटर है वही मर गया पहले। तो इस तीनों केस में फिर किसको आना पड़ेगा एग्जैक्टली, कोर्ट को पिक्चर में आना पड़ेगा। तो जो कोर्ट हैविंग प्रोबेट जुरिडिक्शन है ना, मतलब जिस कोर्ट के पास विल की कॉपी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ सर्टिफिकेशन,
वो किसी एक आदमी को क्या बना देगा, आपका एग्जैक्टली एडमिनिस्ट्रेटर बना देगा उसके प्रॉपर्टी का, और वहाँ पर उस आदमी के फेवर में या उस अथॉरिटी के फेवर में क्या दे देगा, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और सीधी सी बात है, क्योंकि कोई एग्जीक्यूटर दिख नहीं रहा है तो कोई सरकारी अथॉरिटी ही यहाँ पे क्या बनेगी, एडमिनिस्ट्रेटर बनेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो जनरली ग्रांट्स अ प्रॉपर पर्सन, है ना, या अथॉरिटी या ऑब्लिक एन अथॉरिटी, है ना, जिसको दिया जाएगा लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि आप जाइए एंड जो टेस्टेटर है उसकी प्रॉपर्टी का अपन कंट्रोल लीजिए, और कंट्रोल लेने के बाद जैसा कि टेस्टेटर ने चाहा था उस ढंग से उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए। जैसे टेस्टेटर ने चाहा था कि भाई हमारी प्रॉपर्टी गरीबों में बांट दी जाए, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर आएगा एंड ही विल टेक ओवर दैट प्रॉपर्टी एंड स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट प्रॉपर्टी टू ऑल द पुअर्स, है ना। बात समझ में आ गई? अगर अच्छा, लेकिन मान लीजिए अगर टेस्टेटर ने अपना कोई एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया होता तो दैट एग्जीक्यूटर विल परफॉर्म ऑल दिस एक्ट। लेकिन अगर लगता है कि एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड नहीं है या जो एग्जीक्यूटर है ही इज़ नॉट विलिंग टू एक्ट, तो उस केस में फिर कोर्ट को क्या अपॉइंट करना पड़ेगा, आपका एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करना पड़ेगा एंड कोर्ट विल गिव अ लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू दैट पर्सन और द अथॉरिटी, एंड फिर वो अथॉरिटी, वो पर्सन विल कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज विच वॉज डिजायर्ड बाय द टेस्टेटर इन हिज विल। क्लियर है जी? चलो अब देखते हैं आगे। अब आइए, विल होने के लिए क्या क्या जरूरी है भाई। तो सबसे पहले विल हमेशा राइटिंग में होना चाहिए जनरली। तो डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट के अंदर सेक्शन 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट के रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड होने चाहिए। उसके दो रिक्वायरमेंट हैं, एक तो एग्जीक्यूट वही करे जो कॉम्पिटेंट टू मेक अ विल है, और दूसरा आपका उस विल का कॉपी अटेस्टेड होना चाहिए। तो याद रखना, इंडियन सक्सेशन एक्ट दो तरीके के रिक्वायरमेंट डालता है। पहला रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या विल कोई इनकॉम्पिटेंट पर्सन बना सकता है या ओनली अ कॉम्पिटेंट पर्सन, ओनली अ कॉम्पिटेंट पर्सन। जो मैंने बता दिया, आप मेजर होने चाहिए और पर्सन ऑफ साउंड माइंड होने चाहिए। एंड द सेकेंड, विल मस्ट बी अटेस्टेड, कॉपी ऑफ विल मस्ट बी अटेस्टेड। सेकेंड याद रखिएगा, जो डिक्लेरेशन आप डालते हैं जिसको आप लोग कॉडिसिल बोलते हैं, कॉडिसिल में डिक्लेरेशन होता है, उसमें साफ साफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखा होना चाहिए, उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो वो आदमी चाहता है कि उसके मरने के बाद वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो, उस प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ सही सही लिखा होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, डिक्लेरेशन में ये बात जरूर लिखी भी होनी चाहिए कि ये सारा का सारा जो ट्रांसफ़र है ये तब इफेक्टिव होगा जब टेस्टेटर मर जाएगा। और उसके बाद याद रखिएगा, जब तक टेस्टेटर जिंदा है तब तक याद रखिएगा बिल जो विल है, विल इज़ ऑलवेज रेवोकेबल। मतलब जब चाहे टेस्टेटर विल को कैंसिल कर सकता है और नया विल बना सकता है, या जो विल बनाया है उस विल को वो ख़त्म भी कर सकता है। लेकिन एक बार वो मर गया तो जो लास्ट वाला विल होगा, उसके मरने से पहले जो लास्ट वाला विल उसने बनाया होगा, दैट विल बिकम इफेक्टिव। क्लियर जी? लेकिन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम टेस्टेटर हैज़ द लिबर्टी टू रिवोक द विल, चाहे वो जितने बार चाहे उतने बार रिवोक कर सकता है। जैसे पहली बार बनाया फिर उसको कैंसिल किया, दूसरे बार बनाया फिर वो कैंसिल किया, तीसरे बार बनाया फिर वो कैंसिल किया, चौथे बार बनाया फिर वो कैंसिल किया, पांचवें बार बनाया लेकिन उससे पहले कि वो कैंसिल करता, मालूम चलो वो खुद ही कैंसिल हो गया, मतलब वो खुद मर गया। तो जो पांचवा बार बनाया गया था विल, दैट विल बी इफेक्टिव, दैट विल बी इफेक्टिव। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो मैंने साफ साफ बोल दिया, याद रखिएगा, विल आराम से क्या हो सकता है, रिवोक हो सकता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ टेस्टेटर। और कोई भी ऐसा क्लॉज विल में जिसमें लिखा हुआ है टेस्टेटर नहीं रिवोक कर सकता, याद रखिएगा ये वाला क्लॉज हमेशा क्या होगा, वॉइड होगा। और वो क्लॉज ही वॉइड नहीं होगा, पूरे के पूरे विल को क्या बना देगा, वॉइड बना देगा। तो विल इज ऑलवेज रेवोकेबल। अब देखिए सीधी सी बात है, बनाया किसी पर्सन ने है तो पर्सन ही उसको रिवोक करेगा, और दैट पर्सन रिवोक करेगा जिसने वो विल बनाया होगा, तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ही तो रिवोक करेगा। लेकिन एक बार वो मर गया तो उसके बाद तो वो रिवोक नहीं कर पाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो चलिए, विल हमेशा आराम से रिवोक हो सकता है। देखो बार बार ये बात लिख रहा है, विल कैन बी मॉडिफाइड, विल कैन बी ऑल्टर्ड एट एनी टाइम बाय द टेस्टेटर, एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि टेस्टेटर जब तक जिंदा है तभी तक वो ये काम कर सकता है। आइए, बाकी मैंने बोल दिया, विल सारे के सारे विल जो है वो हमेशा राइटिंग में होने चाहिए, एक्सेप्ट मेड बाय द मोहम्मडन। जो मुस्लिम्स हैं उनका जो विल है वो उनके मुस्लिम लॉ से चलता है, और जो हम लोग अभी एग्जैक्टली विल के बारे में पढ़ रहे हैं दैट इज़ ऑलमोस्ट रिलेटिंग टू द हिंदू विल। तो हिंदू विल जो है दैट शुड ऑलवेज बी इन अ राइटिंग, है ना।
और जो मुस्लिम विल है दैट विल बी गवर्न बाय द मुस्लिम लॉ इंस्टीड ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट और द हिंदू लॉ। क्लियर है? चलिए अब बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला इंडियन सक्सेशन एक्ट भी बोलता है कि ओनली अ कॉम्पिटेंट पर्सन कैन मेक अ विल, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हु कैन मेक अ विल, है ना। तो आप इसको लिख सकते हो पर्सन, ऐसे लिखा ही हुआ पर्सन कैपेबल ऑफ मेकिंग, पर्सन कैपेबल ऑफ मेकिंग विल। तो हु आर द पर्सन हु इज कैपेबल ऑफ मेकिंग द विल, तो आइए सब मिला के 5 लोग हैं। आइए पहला जो आराम से विल बना सकते हैं, तो फर्स्ट एवरी पर्सन, बशर्ते आप साउंड माइंड के होने चाहिए और आप माइनर नहीं होने चाहिए। तो 18 साल से ऊपर के लोग, प्रोवाइडेड कि वो पर्सन ऑफ साउंड माइंड हो, तो दे कैन मेक अ विल। आइए अगर कोई भी आदमी मालूम चला 18 साल से ऊपर का है लेकिन वो आपका दिव्यांग है, फॉर एग्जाम्पल डीफ है, डम्ब है, ब्लाइंड है, तो याद रखिएगा वो भी विल बना सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनको पता हो कि वो क्या कर रहे हैं, उनको पता हो कि वो क्या कर रहे हैं। जहां जहां मैं टिक मार रहा हूं टिक मारते रहना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगला, अच्छा मालूम चला कोई आदमी पागल है ना, पागल है, तो याद रखना ऐसा भी होता है बहुत बार लोगों को कि लोग पूरे तरीके से नहीं पागल होते, कुछ पीरियड के लिए पागल हो जाते हैं फिर ठीक हो जाते हैं। जैसे दिन में मालूम चला 2-3 घंटे के लिए अटैक आया, जब अटैक आया तो वो पर्सन ऑफ ऑन साउंड माइंड हो जाते हैं, लेकिन बाकी घंटों में वो पर्सन ऑफ साउंड माइंड रहते हैं। तो याद रखिएगा ऐसे भी लोग जो कुछ देर के लिए मालूम चला उनका दिमाग बिगड़ता है या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हो जाते हैं, लेकिन उस इंटरवल में जब उनका दिमाग एकदम सही रहता है तो उस समय तो वो आराम से क्या बना सकते हैं, विल बना सकते हैं। तो विल के लिए पर्सन ऑफ साउंड माइंड होना जरूरी है, और साउंड माइंड का मतलब परमानेंटली साउंड माइंड हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप विल जब बना रहे हैं उस समय आप साउंड माइंड के होने चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? आइए अगला, बाकी मालूम चला आप इंटॉक्सिकेशन में, इंटॉक्सिकेशन का मतलब आप शराब के नशे में हैं, आप मालूम चला किसी मेंटल बीमारी से ग्रसित है है ना, और इन टोटल या कोई भी ऐसा कॉज है जिससे आपको लग रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, तो इन 3 सिचुएशन में आप विल नहीं बना सकते। बताओ कितने कितने सिचुएशन है। आप इंटॉक्सिकेशन मतलब आप नशे में हो, दूसरा आप मेंटल मानसिक किसी बीमारी से ग्रसित हो, या कोई भी ऐसा सिचुएशन है जहां पे आप नहीं समझ पा रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, तो उस समय फिर आप विल नहीं बना सकते। और याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट, एक मैरिड वुमेन जो शादीशुदा वुमेन है वो भी विल बना सकती है, लेकिन अपने पति के प्रॉपर्टी का नहीं, अपने खुद के पर्सनल प्रॉपर्टी का, है कि नहीं। तो यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है ओनली ओन प्रॉपर्टी एंड नॉट ऑफ हस्बैंड प्रॉपर्टी। तो एक मैरिड विमेन, याद रखिएगा एक मैरिड विमेन विल बना सकती है ओनली ऑफ हर ओन प्रॉपर्टी एंड नॉट ऑफ हिज हर हस्बैंड प्रॉपर्टी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है पहले बताइए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जितने भी मैरिड विमेन है मालूम चला पति के सारी प्रॉपर्टी को विल के थ्रू ट्रांसफर कर दी, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकती है थ्रू द विल एंड नॉट ऑफ हर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं टाइप ऑफ विल। विल कितने तरीके का होता है, तो आओ सबसे पहले प्रिविलेज्ड विल। सबसे पहला कौन है? प्रिविलेज्ड विल। अब देखो प्रिविलेज्ड विल क्या होता है, सुनो जरा ध्यान। प्रिविलेज का मतलब स्पेशल प्रिविलेज मिल रहा। प्रिविलेज किस बात का? कि ये राइटिंग में ना हो तो भी चलेगा। आपको देखो अभी मैंने बताया था ना कि मोहम्मडन जो एग्जैक्टली मुस्लिम है उसके विल को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे विल शुड ऑलवेज बी इन राइटिंग, तभी जाके वो इफेक्टिव होता है। लेकिन मैं अब आपको प्रिविलेज्ड विल में इसी बात का प्रिविलेज दे रहा हूं कि आप ओरली भी कर दोगे तो भी वो विल मान लिया जाएगा। तो देखो साफ साफ यहाँ लिखा हुआ जो प्रिविलेज है वो इसी बात का है कि आप चाहें तो ओरली भी कर सकते हैं, नंबर 1। या दूसरा, अगर आपने मालूम चला राइटिंग में कर भी दिया तो उसको ना साइन करने की ज़रूरत है और ना अटेस्ट करने की ज़रूरत है। तो याद रखिए 2 प्रिविलेज मिल रहे हैं, 1 और 2। जल्दी 1 और 2 पे टिक मारो। तो बताइए प्रिविलेज्ड विल क्यों कहा जा रहा है इसको? क्योंकि 2 मामलों में उनको प्रिविलेज मिल रहा है। पहला, आप जनरल रूल जानते हैं विल मस्ट बी ऑलवेज इन अ राइटिंग, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप ओरली कर दोगे तो भी वो विल मान लिया जाएगा। सेकंड, और विल राइटिंग में ही सिर्फ नहीं होना चाहिए, वो अटेस्टेड भी होना चाहिए। तो यहाँ दोनों से आपको एग्जाम्प्ट कर दिया है कि आप ओरली भी बना लो, राइटिंग में बना भी लिए तो उसको अटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको साइन करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये किन के लिए भाई, ऐसा प्रिविलेज्ड विल किन के लिए? तो याद रखिएगा प्रिविलेज्ड विल उन लोगों के लिए है जो सोल्जर हैं या मैरिनर हैं, है ना, या एयरमैन हैं। इन टोटल आपके वो 3 तरीके के जो डिफेंस फोर्सेस होते हैं उनके लिए है बेसिकली ये।
है ना। जब 3 तरह के कौन होते हैं, आर्मी भाई, आर्मी का मतलब हो गया कौन, जो थल सेना है, उसके बाद वायु सेना है, और जो जल पे है ना। जल का मतलब समझ में आ गया। तो जो एयरमैन है, जो मैरिनर है, जो सोल्जर है, ये लोग आपको मालूम होगा, ये लोग अभियान पर जाते हैं कहीं कहीं। जैसे मालूम चला एक अभियान पे गए, 6 महीने के लिए अभियान पे गए, और 6 महीने में मालूम चला बहुत दुखद हुआ, वो देश के लिए शहीद हो गए। तो शहीद होते वक्त या शहीद होने से पहले उन्होंने अपने मुंह से बोल दिया कि भाई मुझे तो गोली लग गई है, अब मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने से पहले ये बोल रहा हूँ कि मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी इनको दे दी जाए। तो जो उन्होंने ओरली बोल दिया वो भी विल मान लिया जाता है। पर याद रखना ये प्रिविलेज ओनली किसके लिए है, मरीनर के लिए, एयरमैन के लिए और सोल्जर के लिए। तो आइए नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, है ना। और याद रखना इसके लिए कुछ कुछ कंडीशंस हैं। सोल्जर एक्चुअल वॉरफेयर में रहेगा तब, है ना। जो एयरमैन है, जो जब अपने एम्प्लॉय इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहेगा, तो जो मैरिनर है वो सी समुद्र में रहेगा, तो बशर्ते सबका है आप 18 साल से ऊपर के होंगे, तो ये तो खैर है ही, तो खैर है ही। तो अब 18 साल से ऊपर है, आप टिक लगाते जाना जैसे जैसे मैंने बोला। अब 18 साल के ऊपर हैं आप, मालूम चला सोल्जर हैं और एक्चुअल वॉरफेयर में है, मतलब अभी मालूम चला दूसरे देश के साथ युद्ध चल रहा है। वॉरफेयर का मतलब युद्ध, है ना, युद्ध। वॉरफेयर का मतलब एग्जैक्टली युद्ध। तो याद रखना युद्ध में आप शामिल हैं उस समय के लिए है, तो सोल्जर के लिए आपका युद्ध में होने चाहिए। एयरमैन का मतलब आप उस समय अपनी ड्यूटी पे होने चाहिए। मैरिनर आपका समुद्र में उस समय वो वॉयज पे होना चाहिए। अब बाकी मैंने बता दिया, ये लोग ओरल भी करेंगे, राइटिंग में कर भी दिया तो अटेस्टेशन की भी ज़रूरत नहीं है, साइनिंग की भी ज़रूरत नहीं है। तो इन लोगों को एक प्रिविलेज दिया गया है, इसको क्या बोलते हैं, प्रिविलेज्ड विल। क्या बोलते हैं, प्रिविलेज्ड विल, है ना। आइए जी, और ये सारा का सारा ये जो प्रिविलेज बिल है कहाँ से चलता है, सेक्शन नंबर 65 एंड 66 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट। कुछ एग्जांपल मैंने दिया है, जरा देखिए। आइए, एक मेडिकल ऑफिसर है जो आपको रेजिमेंट के साथ अटैच्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है रेजिमेंट के साथ, ये क्या है, अटैच्ड है ना। और ये वो जो रेजिमेंट है वो कहाँ गया हुआ है भाई, वो रेजिमेंट एक्सपीडिएशन का मतलब अभियान, एक अभियान पे गया हुआ है। तो याद रखना मेडिकल ऑफिसर भी तो उन लोग के साथ साथ ही चल रहा होगा ना। जैसे मस्त सेना की एक टुकड़ी जंगल में जा रही है, तो उसके साथ मेडिकल ऑफिसर भी चल रहा है, तो मेडिकल ऑफिसर भी तो एक तरीके से अभियान पे है ना। तो याद रखिए उसको भी सोल्जर माना जाएगा, वो भी प्रिविलेज्ड विल बना सकता है, मतलब मेडिकल ऑफिसर होने के बावजूद भी वो प्रिविलेज्ड विल बना सकता है। अगला, ए समुद्र में है, वो अलग बात है कि वो आर्मी वाला नहीं, मतलब वो डिफेंस फोर्सेस वाला नहीं है, वो मर्चेंट नेवी वाला शिप पे है। फिर भी देखा जाए तो वो मैरिनर ही माना जाएगा, क्योंकि वो कहाँ है, अभी समुद्र में है। अब समुद्र में है तो भाई अब वो राइटिंग में बनाने के लिए जब ज़मीन पर आएगा तभी ना, अमाउंट का समुद्र में उसकी मौत हो गई तो समुद्र में मौत होते वक्त, मौत होने से पहले अगर उसने ओरली भी बोल दिया तो दैट गेट्स द वैल्यू लाइक अ विल। आइए अगला, उसके बाद एक सोल्जर है, वो फील्ड पे है, लेकिन वो जो भी घुसपैठिए हैं, जो भी क्या है एग्जैक्टली घुसपैठिए हैं, उनके खिलाफ वो एक्शन में है। तो याद रखना अगर आप घुसपैठियों के, आतंकवादियों के खिलाफ आप काम कर रहे हो, आप ज़मीन पे ही हो, लेकिन आप हो सकता है जंगल में हैं, बॉर्डर में हैं, और वहाँ पे लड़ाई चल रही है, किसके साथ एग्जैक्टली, घुसपैठियों के साथ, आतंकवादियों के साथ, तो उस केस में वो एक्चुअल वॉरफेयर ही माना जाएगा, और उस केस में आप भी चाहें तो प्रिविलेज्ड विल बना सकते हैं। मालूम चला एक मरीनर है शिप का, वो इन द कोर्स ऑफ वॉयज है, वो अलग बात है कि अभी उसकी शिप जो है टेम्परली आपका समुद्र के किनारे अभी लगी हुई है। तो जो शिप है वो समुद्र के किनारे अभी आपका वहाँ पे उसकी पार्किंग हुई भी है, लेकिन पार्किंग हुई का मतलब क्या है, समुद्र किनारे है, लगभग ज़मीन पे है, ज़मीन के आसपास है, पर इसका मतलब वो इन द कोर्स ऑफ वॉयज है ना, इन द कोर्स ऑफ वॉयज है। याद रखना वो भी चाहे तो क्या बना सकता है, प्रिविलेज्ड विल बना सकता है, क्योंकि अभी तो टेम्पररी वो उसकी पार्किंग हुई है, कुछ देर के बाद तो फिर से शिप चलना स्टार्ट हो जाएगा ना। अगला, एक एडमिरल है ना, जो नेवल फोर्स को कमांड करता है सिर्फ, है ना, और वो हमेशा समुद्र के किनारे रहता, कभी कभी वो शिप के ऊपर चढ़ता है। तो याद रखना फिर ये अब मैरिनर नहीं माना जाएगा, इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एट अ सी, और वो प्रिविलेज्ड विल नहीं बना सकता, क्योंकि वो उसका काम ज़्यादातर ज़मीन पे रहने का है, और समुद्र में कभी कभी शिप के ऊपर वो चढ़ता है। उसके बाद एक मरीनर है जो एक मिलिट्री एक्सपीडिएशन पे गया हुआ है ना, किस पे गया है, ऑन अ
मिलिट्री एक्सपीडिशन पे गया है, लेकिन मालूम चला वो सी पे नहीं है, लेकिन फिर भी तब वो उस केस में मरीनर को क्या मान लिया जाएगा, सोल्जर मान लिया जाएगा। और याद रखिएगा उस केस में भी वो चाहे तो क्या कर सकता है, आपका प्रिविलेज्ड विल बना सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले बताइए आप। तो देखिए विल होता है एक प्रिविलेज्ड और दूसरा होता है अनप्रिविलेज्ड। अब जो प्रिविलेज्ड नहीं है वो अनप्रिविलेज्ड है। तो याद रखिएगा जो मरीनर को छोड़ दीजिए, एयरमैन को छोड़ दीजिए और जो सोल्जर है उसको छोड़ दीजिए, तो इन्हीं तीनों को प्रिविलेज मिला हुआ है कि वो ओरली भी कर सकते हैं और अटेस्टेशन के बिना भी कर सकते हैं। तो बाकी जो हम लोग हैं जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, है ना, वो लोग जो भी विल बनाते हैं दैट आर अनप्रिविलेज्ड विल, दैट आर अनप्रिविलेज्ड विल। तो प्रिविलेज्ड विल चलता था 65 66 से, और जो अनप्रिविलेज्ड विल है वो चलता है सेक्शन नंबर 63। आइए जी कुछ स्पेसिमेन फॉर्मेट दिखाता हूँ विल का। आइए, सबसे पहले एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ विल है। देखिए एक आदमी लिख रहा है, अब याद रखना ये ज़्यादातर यूनिलैटरल होगा। यूनिलैटरल का मतलब अकेला ही लिखेगा वो। ठीक है, दिस इज़ द लास्ट विल ऑफ माइन, है ना, माइन का मतलब मेरा नाम ए बी है और ये मेरा लास्ट विल है। वो हर बार ऐसे लिखते हैं लास्ट विल है। और याद रखना ये भी रिवोक हो सकता है, मरने से पहले इसको भी रिवोक कर सकता है वो। हर बार लास्ट विल ही लिखा जाता है, लेकिन लास्ट विल को भी रिवोक करके एक और लास्ट विल बना सकते हैं आप, है ना। मेड एट, और यहाँ पर डे टाइम, और यहाँ पर लिखा मेड इन फेवर ऑफ दिस, मेड इन फेवर ऑफ दिस। देखिए बेचारा जिसके फेवर में बनाया जा रहा है वो भी मर चुका है, वो भी मर चुका है। देखिए उसके बाद वेयर एज आई हैड मेड अ विल ऑन इतना इतना, मैंने इनके फेवर में पहले बनाया था, है ना, लेकिन वो आदमी मर गया। वो आदमी क्या हो गया, मर गया, है ना। तो अब मैं एक नया विल बना रहा हूँ। इसका मतलब समझ में आया क्या हुआ है, इन्होंने पिछला विल बनाया था एक आदमी के फेवर में, जो एग्जीक्यूटर था, जो पुराना एग्जीक्यूटर था वो टेस्टेटर के मरने से पहले मर गया। तो फिर से अब टेस्टेटर को एक नया विल बनाना पड़ रहा है। नाउ आई डिक्लेयर दैट जो फॉर्मर विल था जो मैंने इनके फेवर में बनाया था, जो अब मर चुके हैं, उसको मैं कैंसिल करता हूँ। अब मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी मैं इनको दूंगा। जो अब कोई नया एग्जीक्यूटर आएगा वो उनका बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है। और देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सारी प्रॉपर्टी तो अपने हो सकता है वो बेटा को दिया हो, लेकिन बेटी को, भतीजा भतीजी को, अपने नौकर को इन्होंने एक एन्यूटी, एन्यूटी का मतलब कुछ इंस्टॉलमेंट में इतना इतना पैसा देने को कहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले बताइए आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में हुआ क्या था कि पिछला विल बना था, पिछला विल जिनके फेवर में बना था वो मर चुका है, तो इन्होंने नया वाला विल बनाया। नए वाले विल में कुछ लोगों को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी है और कुछ लोगों को पेमेंट करने के बारे में बोला गया है। और लास्ट में वही बोला जो हमारा चलता है इन विटनेस वेयर ऑफ बोला, है ना। ये बोला आपको क्या करना है एग्जैक्टली, फॉर्मल पार्ट यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पर देखिए एक ही आदमी का साइन है जो टेस्टेटर है। कौन है, टेस्टेटर, जो कौन एग्जैक्टली, टेस्टेटर। क्लियर है जी। हाँ, लेकिन मैंने बताया था ना विल का हमेशा अटेस्टेशन होता है, तो दो लोगों से उसको क्या करना पड़ेगा, दो विटनेस से अटेस्ट करवाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए एक दूसरा है विल बाय अ हिंदू इन फेवर ऑफ अ फैमिली। फिर देखिए हर जगह ये लाइन लिखा रहता है, ये मेरा लास्ट विल है, मेरा नाम ए बी है, मैं एक हिंदू हूँ, इतने तारीख को मैं अपनी मर्जी से और पूरे साउंड माइंड में हूँ, मैं ये विल बना रहा हूँ, है ना, पूरे होशो हवास में मैं ये विल बना रहा हूँ। मैं 70 साल का हो चुका हूँ और मेरा हेल्थ अब बहुत दिनों से ठीक नहीं चल रहा है और मेरे पास बहुत सारी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं जिसका लिस्ट हमने इस विल के शेड्यूल में दिया हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टी में से कुछ प्रॉपर्टी मैंने खुद बनाया है, कुछ प्रॉपर्टी मेरी क्या है एग्जैक्टली एंसेस्ट्रल है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको आई एम एनेक्सेस की मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे मरने के बाद इस तरीके से बांट दी जाए। तो आई डिक्लेयर, देखो यहाँ से कॉडिसिल हो गया, यहाँ से क्या हो गया, ये कॉडिसिल, यहाँ से कॉडिसिल हो गया। कॉडिसिल इज ऑपरेटिंग पार्ट। नाउ आई डिक्लेयर एज फॉलोज, मैं अपने सारे पुराने विल अगर बने हैं मेरे तो मैं इसको रिवोक करता हूँ। और फिर मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं EF एंड GH, और ये और 2 KL और MN नाम का 2 बेटा है। तो 2 बेटी है, 1 वाइफ है और 2 बेटे हैं। अब इसमें कैसे कैसे लिखा गया देखिए, बेटियों के बारे में बोल दिया कि वो सब मैरिड है और आराम से अपने पतियों के साथ रह रही हैं, मतलब अपने अपने पति के साथ रह रही हैं, तो उनको हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ देखो साफ साफ लिखा हुआ अपनी बेटियों को हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं।
हाँ, अपने एग्जैक्टली बेटों को, जैसे पहले बेटे को ये सारी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, दूसरे वाले बेटे को ये सारी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, अपनी वाइफ को ये वाली सारी प्रॉपर्टी दे रहे हैं। तो ये सब मेरे मरने के बाद, ये सब मेरे मरने के बाद इस तरीके से मेरी प्रॉपर्टी बांट दी जाए। लास्ट में आपको शेड्यूल लगाना है, शेड्यूल में सारी प्रॉपर्टी का नाम होगा, फिर फॉर्मल पार्ट होगा इन विटनेस वेयर ऑफ, और उसके बाद आपको बताया था हर विल पे आपका क्या होगा, आपका अटेस्टेशन होगा 2 विटनेस के तरफ से, है ना। और यहाँ किसका साइन होगा, टेस्टेटर का साइन होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले बताइए आप। चलो जी, अब हम देखते हैं रिलीज और रिलिंक्विशमेंट डीड। अब ये क्या होता है, देखिए विल के अंदर तो आप क्या बोलते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी इस तरीके से बांट दी जाए। जो रिलीज और रिलिंक्विशमेंट डीड होता है, रिलीज का मतलब हो गया कि मैं आपको इस परेशानी से मुक्त करता हूँ, और रिलिंक्विशमेंट का मतलब हो गया कि मैं एग्जैक्टली अपना ये राइट छोड़ता हूँ। तो देखा जाए तो दोनों में ही लगभग आदमी अपना राइट छोड़ रहा है ना, लेकिन दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। रिलीज जब बोलते हो तो आप सामने वाले पार्टी को उसकी कुछ लाइबिलिटी से आप मुक्त कर देते हो। कि जैसे मान लो आप लोग मेरे स्टूडेंट हो और आपको मुझे फीस देनी है, तो जैसे आपने मालूम चला आधा फीस दे दिया, आधा फीस देना बनता था आपका, लेकिन मैंने देखा कि आपके घर की हालत उतनी अच्छी नहीं है या कोई इमरजेंसी आ गई है, तो मैंने आपको रिलीज कर दिया कि नाउ आई एम रिलीजिंग यू फ्रॉम द लाइबिलिटीज ऑफ पेइंग द सेकेंड एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। अब आप लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट नहीं भी दोगे तो चलेगा। तो दैट बिकम्स द रिलीज। रिलीज में क्या करते हैं, आप सामने वाले पार्टी को उसके डेट ऑब्लिगेशन से या उसके लाइबिलिटीज से आप उसको मुक्त कर देते हैं। और रिलिंक्विशमेंट में क्या होता है कि आप अपना राइट छोड़ देते हैं कि चलो ये मेरा राइट बनता था और मैं इस राइट को अब छोड़ता हूँ। तो कहीं ना कहीं रिलीज और रिलिंक्विशमेंट सुनने में एक जैसा ही लगता है, पर हल्का सा डिफरेंस है। रिलीज में आप सामने वाले को सुख देते हो, और रिलिंक्विशमेंट में आप अपने आप को दुख देते हो। अब बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि सामने वाले को सुख देंगे तो खुद दुख होगा, ऐसा बहुत बार नहीं भी होता है कि नहीं। लेकिन ये है कि रिलिंक्विशमेंट में तो आपको दुख होगा, क्योंकि आप अपना राइट छोड़ोगे ही छोड़ोगे। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि चाहे वो रिलीज हो या रिलिंक्विशमेंट हो, दोनों ही डीड एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक पर्सन अपने राइट्स को छोड़ता है, अपने क्लेम को छोड़ता है ना। अब देखिए देखा जाए तो ये डीड पोल और डीड के थ्रू बनेगा, जिसमें रिलीजर और जिसके फेवर में ये रिलीज हो रहा है दोनों का नाम लिखा रहेगा। याद रखना, इस रिलीज के अंदर सारे के सारे रिलीजर्स का साइन होना बहुत ज़रूरी है। और अगर रिलीज में आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलीज कर रहे हो जिसकी वैल्यू 100 या 100 से ज़्यादा है, तो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से आपको उसको रजिस्टर्ड भी कराना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया डिफरेंस बिटवीन रिलीज एंड रिलिंक्विशमेंट। देखिए दोनों, रिलीज इज सम टाइम कॉल रिलिंक्विशमेंट, है ना। तो जब आप सामने वाले को मुक्त करोगे तो अपना राइट ही छोड़ोगे एक तरीके से, लेकिन फिर भी जब हम रिलीज बोलते हैं तो याद रखिएगा, रिलीज जब बोलते हैं तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जिसके फेवर में वो रिलीज हुआ है। तो वो अपने आप को मुक्त समझता है, वो अपने आप को क्या समझता है, मुक्त समझता है। किससे मुक्त समझता है, ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी से, है ना। तो जो रिलीज का केस है, रिलीज का पॉइंट ऑफ व्यू किसका देखेंगे आप, जो रिलीजर है या जिसके फेवर में रिलीज हुआ है या जिसको आपने परेशानियों से मुक्त किया है। तो जिसको आपने परेशानियों से मुक्त किया है उसके नज़र से देखा जाता है रिलीज। और रिलिंक्विशमेंट में आपको अपने नज़र से देखना है, रिलीजर की नज़र से देखना है कि भाई मैंने अपना राइट छोड़ दिया। अब उसका सामने वाले को फ़ायदा होता है नहीं होता, उसको सुख मिलता है नहीं मिलता है, दैट इज़ अनदर थिंग। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, मैंने अपना राइट छोड़ दिया। तो आपने अपना राइट छोड़ दिया, दैट बिकम्स रिलिंक्विशमेंट। आपने किसी को उसकी लाइबिलिटी से मुक्त कर दिया, दैट बिकम्स द रिलीज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एक स्पेसिमेन फॉर्मेट है। एक क्रेडिटर ने अपना राइट छोड़ दिया, किसके फेवर में, डेटर के फेवर में। मतलब डेटर से क्रेडिटर को पैसा मिलना था। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दो पार्टी हैं, ए बी है और सी डी है ना, और ई एफ भी है। अच्छा हाँ, तो बहुत सारे हैं, क्रेडिटर्स 3 हैं, ए बी सी डी और ई एफ। तो 3 हैं क्रेडिटर्स और 1 है आपका डेटर। अब देखिए लिखा हुआ, डेटर ने क्रेडिटर से बहुत सारे पैसे लोन लिए थे, है ना। और ये लिखा हुआ है ए बी से कितना लिया था, सी डी से कितना लिया था, ई एफ से कितना लिया था। अब इन लोगों ने, क्रेडिटर्स ने अग्री कर लिया है कि जहां हमें लेना था रुपी, वहां हम लेंगे मात्र कुछ पैसे। इसका मतलब कुछ परसेंटेज। अब हम जैसे मान लो 1 रुपया पे आपने बोल दिया कि 20 पैसा ही हम लेंगे, 80 पैसा छोड़ रहे हैं।
तो 80 पैसा एक तरीके से क्रेडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो रिलिंक्विशमेंट है, और अगर आप डेटर की नज़र से देखोगे तो ये रिलीज है कि बेचारा 80 पैसे के लाइबिलिटी से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा, नाउ दिस डीड विटनेसेस एज फॉलोज। तो जो हमारा फॉर्मेट है ना वही फॉर्मेट चल रहा है। देखो ना, हमारा जो भी डीड बनाने का फॉर्मेट था, आपको याद होगा 3 फॉर्मेट होता है एग्जैक्टली, मतलब फॉर्मेट में 3 होता है ना। तो फर्स्ट इज नॉन ऑपरेटिव, सेकंड इज ऑपरेटिव एंड थर्ड इज फॉर्मल। नॉन ऑपरेटिव पार्ट में क्या लिखते हैं, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेम ऑफ द डीड या पार्टीज के बारे में, रिसाइटल जो वेयर से शुरू होता है, फिर ऑपरेटिव पार्ट में नाउ दिस डीड विटनेसेस एज फॉलो, सारे टर्म्स एंड कंडीशन आते हैं, और फिर फॉर्मल पार्ट में इन विटनेस वेयर ऑफ द पार्टीज हियर टू हैव हियर अंडर साइन दिस डीड ऑन द डेट मेंशन देयर रिस्पेक्टिव सिग्नेचर्स, दोनों पार्टी का साइन, दोनों पार्टी का के तरफ से लोग विटनेस होंगे जो अटेस्ट करेंगे, और लास्ट में शेड्यूल पार्सल लगा देते हैं जिसमें आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है या जो भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर जितने भी लिस्ट विस्ट है वो सब आप शेड्यूल एनेक्चर पार्सल में डाल देते हैं, है ना। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको इस तरीके से ही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ तक आपका रहा, इसमें शुरुआत में रहा नॉन ऑपरेटिव पार्ट, यहाँ तक देखेंगे अगर आप तो यहाँ तक नॉन ऑपरेटिव पार्ट है, यहाँ ये हो गया नॉन ऑपरेटिव पार्ट, यहाँ से शुरू हो गया ऑपरेटिव पार्ट, और ऑपरेटिव पार्ट के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपका शुरू हो गया फॉर्मल पार्ट। क्लियर है? तो रिलीज और रिलिंक्विशमेंट आपको समझ में आया? अब बताओ, रिलीज और रिलिंक्विशमेंट आपको समझ में आ गया अच्छे से, है ना। तो चलिए जी, आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। शुरू में क्लास का टाइम थोड़ा सा ख़राब हुआ साउंड चेकिंग में, लेकिन फाइनली वी हैव डन इट, और हमारा क्लास आज हुआ है ना। तो फैमिली सेटलमेंट है, अब ये सब चीज़ हम करेंगे अगली क्लास में। तो अगली क्लास में ये चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको फिर से बोल दूं, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जो जो चैप्टर मैं ख़त्म कराता जा रहा हूँ उसमें जितने भी स्पेसिमेन डीड हैं और जो मेरा फिक्स फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट पर सबको ड्राफ्ट करते चलना बहुत ज़रूरी। एग्जाम में थ्योरी भी आएगा और पूरा का पूरा ड्राफ्टिंग भी आएगा जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। ठीक है जी, तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलूंगा अगली क्लास में, और जब तक मैं ना मिलूं दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार।